हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर। मेरा नाम है काशुआ। जैसे कि आप लोग जानते हैं सीयूटी 2026 की फॉर्म फिलिंग ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा। आप जानते भी होंगे कि भाई 11 मई से लेकर 31 मई 2026 इसके एग्जामिनेशन डेट है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस स्टार्ट होता है तब जब आपकी काउंसलिंग शुरू होती है। तो कैसे काउंसलिंग होता है, कैसे आपका कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है, कैसे आप कोर्स का चुनाव करते हैं, कैसे आप यूनिवर्सिटी का चुनाव करते हैं, कैसे यूनिवर्सिटी कोर्स की प्रेफरेंसेस फिल करते हैं, कैसे ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है, कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको सरल बना दें इस वीडियो के माध्यम से। मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद तो समझ ही जाएंगे, साथ में किसी और को भी समझा पाएंगे कि भाई काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं कि सीयूटी 2026 का ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होने वाला है, कैसे आपका एडमिशन आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कोर्स के अंदर होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं मोटा मोटा जो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर है। सबसे पहले आपका एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप एग्जाम देते हैं। मई 11 से लेकर 31 मई में आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है। फिर एनटीए का फेज आने वाला है, जहां पर ये एनटीए के फेज में आप अपनी आंसर की देखेंगे, अपनी आंसर की मैच करेंगे, वो सब काम होते हैं। उसके बाद रिजल्ट आता है ना। फिर यूनिवर्सिटी का फेज शुरू होता है, यहाँ पर एनटीए का फेज खत्म हो जाता है, यूनिवर्सिटी का फेज शुरू होता है, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं, यूनिवर्सिटी को बताते हैं कि मैं ये वाला कोर्स या फिर ये वाला कोर्स इस फैकल्टी और इस कॉलेज से करना चाहता हूं। इसके बाद जो है आपका अलोकेशन होता है, जो कि सीयूटी के स्कोर के बेस पर होता है। अगर आप लोग कट ऑफ क्वालिफाई कर पाते हैं तो फिर सीयूटी के बेस पर आपका अलोकेशन हो जाता है, वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट के, और फिर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर। यहां पर मैं एक बात बता दूं, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का फेज जो है ना डिटेल में क्या है, एनटीए का फेज क्या है डिटेल में, यहां पर भी आंसर की आती है, तो बहुत सारी यहां पर चीजें होती है। इसके बाद कॉलेज वाला फेज कैसे होता है, कैसे सीट अलॉट होती है और कैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन हो जाएगा तो फिर एनटीए द्वारा आपकी आंसर की पब्लिश करी जाएगी। एनटीए जो है काफी सारी आंसर की पब्लिश करता है, तो आपको देखना होता है कि आपके सेट में जो क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन की आईडी क्या है। उस बड़ी आंसर की में से आपको उस क्वेश्चन की आईडी छांटनी होती है, उसमें से देखना होता है उस क्वेश्चन की जो आईडी है उसका करेक्ट आंसर आईडी क्या है। इस तरीके से मिला मिलाकर भाई आपको यहाँ पर जोड़ने होते हैं अपने मार्क्स। आप मार्क्स जोड़ लेते हैं, आपको एक अंदाजा हो जाता है कि भाई आपके इंग्लिश में कितने बनने, गैट में कितने बनने हैं, या फिर किस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपको अंदाजा हो जाता है। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो है ना क्वेश्चन मैंने तो सही किया है लेकिन एनटीए ने यहाँ पर गलत आंसर को सही कर दिया है, या फिर एनटीए के द्वारा दिया गया क्वेश्चन ही गलत है, तो फिर आप चैलेंज करते हैं। यहाँ पर 200 रुपया, 150 रुपया, 100 रुपया पर क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं। इस तरीके से एनटीए फीस रखता है। फिर इसके बाद जितने भी लोग चैलेंज करते हैं, एनटीए के एक्सपर्ट बैठते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन सही था या गलत था, जैसा भी था उसके बेस पर प्रोविजनल आंसर की के बाद आती है फाइनल आंसर की। तो फिर अब आप देखते हैं अपना फाइनल स्कोर क्या बन रहा है। इसके बाद आपका आने लगता है रिजल्ट। सीयूटी का रिजल्ट आता है फाइनल आंसर की के बेस पर, जिस पर दो बड़े फैक्टर होते हैं, जहां पर आपका नॉर्मलाइज स्कोर होता है और परसेंटाइल होता है। यहां पर होता है परसेंटाइल और आपका नॉर्मलाइज स्कोर होता है। तो नॉर्मलाइज स्कोर जरूर से जरूर देता है। नॉर्मलाइज स्कोर एक ऐसा स्कोर होता है जो कि आपको ये बताता है कि देखो, जब भी कोई भी एग्जामिनेशन या कोई भी सब्जेक्ट एक से ज्यादा दिन, एक से ज्यादा शिफ्ट के अंदर होता है, तो उसका डिफिकल्टी जो लेवल है वो हमेशा वेरी करता है। कहीं तो देखेंगे आप इंग्लिश काफी डिफिकल्ट है, तो कहीं देखेंगे इंग्लिश काफी इजी है। कोई शिफ्ट में देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा आ गए, तो किसी में करंट अफेयर के क्वेश्चन इजी आ गए। इस तरीके से डिफिकल्टी लेवल जो है वेरी करता रहता है। तो डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चन की शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हो रहे हैं, कितने सभी स्टूडेंट ने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए हैं, कितने ने गलत कर दिए हैं, या कितने अटेम्प्ट कर पाए हैं। इसी तरीके से ऑटोमेशन से ये निर्धारित कर लिया जाता है कि भाई ये शिफ्ट जो है पर्टिकुलर इजी थी या फिर डिफिकल्ट थी। जब अगर आपकी डिफिकल्ट होती है तो आपके कुछ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं नॉर्मलाइज मार्क्स के अंदर। ये गुड न्यूज है, लेकिन बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज ये है कि भाई आपके नॉर्मलाइज प्रक्रिया के दौरान कुछ मार्क्स घटा भी दिए जाते हैं, जो कि आपको पता भी नहीं चलता है ना। तो ये सब काम होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो स्कोर कार्ड है परसेंटाइल और आपका नॉर्मलाइज स्कोर दिखाएगा, लेकिन आपका जो एडमिशन होगा आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर वो होगा नॉर्मलाइज स्कोर के बेस पर, परसेंटाइल के स्कोर के बेस पर नहीं। तो पहला मिथ तो जो है अभी के अभी बस्ट हो गया। पहला मिथ जो है ये अभी क्लियर हो गया है, पहली कंफ्यूजन कि भैया आपका नॉर्मलाइज स्कोर के बेस पर एडमिशन होने वाला है। तो आपका स्कोर कार्ड आ गया। स्कोर कार्ड आने के बाद शुरू होता है रजिस्ट्रेशन वाला फेज, यूनिवर्सिटी वाला फेज। यहाँ पर एनटीए की जो काम है वो खत्म हो जाता है। अब आप क्या करते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी सीयूटी का स्कोर एक्सेप्ट कर रही है, एक्स वाई जेड कितनी भी यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ या डीटीयू, आप इनकी वेबसाइट पर जाते हैं, इनके पोर्टल पर जाते हैं और चेक करते हैं ऑन डेली बेसिस, इसको मॉनिटर करते हैं बहुत ध्यान से कि भाई इनकी जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है, क्या वो चालू हुआ या नहीं हुआ।
अगर वो चालू हो गया है तो फिर आप जो है उसके एडमिशन प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेते हैं। वहां पर आप फेज 1 का प्रोसेस पूरा करते हैं, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन वाला फेज। इसके अंदर आप कई बार जो है अपना स्कोर कार्ड भी अपलोड करते हैं, जैसे बीएचयू आपका स्कोर कार्ड मांगता है, बीबीएयू आपका स्कोर कार्ड मांगता है, लेकिन कुछ जो है यूनिवर्सिटी आपका एप्लीकेशन नंबर ही मांगती है, सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर, और वही जो है एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स है वहां से पिक कर ली जाती है। लेकिन क्लास 10 और 12 की आपकी इक्विवेलेंट डिटेल्स आप फिर से अपलोड करते हैं वहां पर। यूनिवर्सिटी जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रही है वो भी अपलोड करते हैं, उसी फॉर्मेट और उसी डेट में करते हैं जो कि यूनिवर्सिटी ने मांगा है। ज्यादातर जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वाले बच्चों के लिए 31 मार्च 2026 के बाद का सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भाई यूनिवर्सिटीज की एडमिशन पॉलिसीज के दौरान उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट मांगे हैं, किस डेट के मांगे हैं, किस फॉर्मेट के मांगे हैं। कोई भी गलती मत करना, बहुत बच्चे करते हैं भाई। लगभग 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास ऐसे बच्चे थे जिन्होंने लास्ट ईयर गलती करी और फेज 1 तो रजिस्टर कर दिया, फेज 2 तक पहुंच ही नहीं पाए। इसके बाद पासपोर्ट फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए अभी भी स्कैन्ड फॉर्मेट के अंदर, है ना। और ये जो मैंने बता दिया आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट भी, अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल तो वाले सर्टिफिकेट, और आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी से तो भैया पीडब्ल्यूबीडी पीडब्ल्यूडी नहीं, पीडब्ल्यूबीडी से है तो फिर भाई उसका गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका शुरू होता है फेज 2, जो कि फेज 2 अमूमन तभी शुरू होता है जब आपका कुछ यूनिवर्सिटी जो है सीयूटी रिजल्ट आने के बाद करती है, तो कुछ यूनिवर्सिटी पहले ही शुरू कर देती है। यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तब शुरू करती है जैसे ही आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाता है। इसके लिए बहुत कम समय दिया जाना, 3 या 4-5 दिन का समय होता है, जहां पर आपको क्या काम करना होता है, आप बताते हैं यूनिवर्सिटी को कि मैं ये कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ, इन कोर्सेज के लिए ये यूनिवर्सिटी है जिनके अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो भैया मुझे जो है मेरे स्कोर के हिसाब से अपना जो है दाखिला दे दो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप एक चतुर चाणक्य वाली तकनीक अपनाते हैं। जो भी कोई स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो ये करता है कि यार मैं बीकॉम ऑनर्स तो करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, लेकिन अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कोर्स ऐसा देखता हूँ जो कि बीबीए है और मैं इसके लिए भी एलिजिबल हूँ, इसके लिए भी मैंने सीयूटी यूजी के स्कोर जो है या सीयूटी के जो सब्जेक्ट टेस्ट है वो इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो फिर मैं क्यों ना बीबीए भी भरूं। हाँ, बीकॉम ऑनर्स जो है मेरी प्रायोरिटी 1 है, इसको मैंने पहले चूज कर लिया, इसको मैंने प्रायोरिटी 2 पर चूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो है मैं चूज कर रहा हूं पहले एसआरसीसी, फिर मैं कर रहा हूं हिंदू, फिर मैं कर रहा हूं हंसराज, फिर मैं कर रहा हूं किरोड़ीमल, फिर मैं कर रहा हूं श्री वेंकटेश्वरा। ये मेरी एक प्रेफरेंस है, इसको ही बोलते हैं प्रेफरेंस शीट, जहां पर आप अपना कोर्स और कॉलेज का चुनाव कर रहे हैं इस हिसाब से। और फिर यहाँ पर आपका कॉलेज, ये दूसरा कोर्स हो गया आपका बैकअप प्लान, और आप इसके कॉलेज चूज कर रहे हैं। फिर आपको लग रहा है कि यार मैं क्यों ना बीए ऑनर्स पॉल साइंस भी चूज कर लूं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में एक कीड़ा तो मेरा यूपीएससी करने का भी है, मैं यूपीएससी भी चूज कर सकता हूँ, यूपीएससी भी कहीं ना कहीं सोच सकता हूँ, है ना। हालांकि ऐसा नहीं होता है पर बच्चे कर देते हैं बीए ऑनर्स पॉल साइंस के लिए फिर से ही। और ये मेरा P3 वाला कोर्स, और इस P3 के लिए ये P1, P2, P3, P4 ये मेरे कॉलेजेस, इस तरीके से प्रेफरेंस शीट बनती है। समझ में आया? ये होता फेज 2, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसी को बोलते हैं प्रेफरेंस शीट। मुझे प्रेफरेंस दे दो, प्रेफरेंस दे दो, किसी कोर्स का पर्टिकुलर या किसी कॉलेज का तो नहीं होता, किसी कोर्स का किसी यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस चाहिए तो आप लिख देना भाई कमेंट सेक्शन के अंदर ऐसे करके, जैसे बीकॉम ऑनर्स का चाहिए तो बीकॉम ऑनर्स प्रेफरेंस, मैं समझ जाऊंगा कि बच्चों को उस पर वीडियो चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर फिर आता है अलोकेशन एंड पेमेंट वाला फीस। जैसे सीयूटी का रिजल्ट आ गया, अब यूनिवर्सिटी क्या, जैसे आपका ये जो फेज 2 खत्म होता है ना, जब जहां पर आप प्रेफरेंस शीट बनाते हैं, उसके लगभग 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको सीट अलोकेशन करना शुरू कर देती है आपके स्कोर के हिसाब से, और आपने जिस भी कॉलेज या कोर्स के लिए अप्लाई किया है उस पर सीट कंपटीशन कितना है, एग्जामिनेशन का लेवल कितना है, कट ऑफ डिसाइड करके क्या आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं, उसके हिसाब से आपको सीट अलॉट करना शुरू कर देती है। आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर दिया, आपको सीट अलॉट हो गई, तो उसका मतलब यही होता है कि भाई आप कट ऑफ क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आप कट ऑफ क्वालिफाई कर चुके हैं तो हो सकता है कि आपको एक कॉलेज या एक कोर्स के अंदर एडमिशन मिले, हो सकता है कि एक कॉलेज के लिए, मतलब एक कोर्स के लिए आपको 2 कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाए और फिर दूसरे कोर्स में भी एडमिशन मिल रहा है आपको, ऐसा भी हो सकता है। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आप कौन सी सीट एक्सेप्ट करते हैं। भाई मेरे को तो बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी मैंने चूज किया था पहला, उसमें मेरा एडमिशन हो गया। अब मैं यहाँ पर सीट को एक्सेप्ट करूंगा। जैसे ही आप सीट को एक्सेप्ट करते हैं तुरंत ही यूनिवर्सिटी के कॉलेज के पास नोटिफिकेशन जाता है कि बच्चे ने सीट एक्सेप्ट कर लिया, फटाफट से उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना शुरू कर दो ऑनलाइन। कोई भी अगर गड़बड़ी पाई गई तो फिर वो क्वेरी जनरेट करते हैं, उस क्वेरी का अगर आप रिप्लाई नहीं दे पाए या फिर आपके डॉक्यूमेंट कहीं भी सही नहीं मिले तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल्ड होता है और आपका
यूनिवर्सिटी के एडमिशन का प्रोसेस सफर वहीं खत्म हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो कि डॉक्यूमेंट तब वेरीफाई करती है, पहले आपसे फीस ले लेती है, जैसे कि बनारस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर आपने सीट एक्सेप्ट करी, कॉलेज के पास नोटिफिकेशन गया, कॉलेज ने अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, फिर उसके बाद जो है अब आपको अपना फी पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी से सहमत है या नहीं, ठीक है। आपको लग रहा है बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी और बीबीए मुझे सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज दोनों के अंदर एडमिशन मिल रहा है, ठीक है, दोनों के अंदर एडमिशन मिल रहा है। अब आपको लग रहा है बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी, यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है ना, तो मैं क्या अगली एडमिशन प्रक्रिया के दौरान बीबीए सही सुखदेव में मेरा एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इस तरीके से भी बच्चे सोचते हैं। तो आप यहाँ पर अपग्रेड का बटन दबा देते हैं कि मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सीट जो मुझे अलॉट हुई है, या फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो इससे अच्छे से समझ में आएगा, बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3, कॉलेज 4, ठीक है। क्योंकि अगर आपको देखो ये कॉलेज 1 मिला, बहुत ध्यान से सुनना, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर आपको कॉलेज 1 मिल गया ना, आपने जो भी चूज किया था प्रेफरेंस शीट बनाते हुए, तो तब आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर मैंने पहला बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी चुना था, तो फिर आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस शीट बनाते हुए बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी को पहली प्रायोरिटी दी थी। लेकिन अगर आपको कॉलेज 3 मिल गया, तो इसका मतलब चांसेस है ना कॉलेज 1 और 2 में अपग्रेड करने के, तो फिर आप अपग्रेड का बटन दबा पाओगे। लेकिन बीकॉम ऑनर्स C1 कॉलेज 1 के अंदर ये एडमिशन मिल गया, तो फिर आपके पास अपग्रेड का बटन नहीं आएगा मेरे भाई, आपको तो यहाँ पर फ्रीज ही करना पड़ेगा। अगर फ्रीज भी नहीं करते हो तो यूनिवर्सिटी खुद ही फ्रीज कर देती है, हो गया भाई फ्रीज, अब फटाफट से आपको एडमिशन फी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो फिर ऐसे आप, अगर आपको लग रहा है कि कॉलेज 1 मिल गया, कोई चांसेस नहीं है अपग्रेड के, मैं सेटिस्फाई हूं, तो फिर भैया फ्रीज पे बटन दबाओ और अपना फी पेमेंट कर दो, पूरी की पूरी फी पेमेंट करी, आपका तुरंत जो है एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। इस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होता है। फाइनल क्या होगा, फिर इसके बाद कुछ जो कॉलेजेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जो है अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको बुलाती है, फिजिकली बोलती है कि आओ रिपोर्ट करो हमारे एडमिन डिपार्टमेंट में, अपने डॉक्यूमेंट लेकर आना, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आपने जो ऑनलाइन वेरीफाई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे क्या वो सही भी है या नहीं, कहीं फ्रॉड तो नहीं कर दिया, आई एम नॉट अ रोबोट वाली चीज तो नहीं है। तो इस तरीके से ये जो चेक भी करते हैं, ठीक है। तो अब स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है, यू हैव टू चेक द वेबसाइट डेली, डू नॉट रिलाई ऑन द ईमेल अलर्ट एट ऑल, ठीक है। ईमेल अलर्ट वगैरह से भैया वेबसाइट देखते रहना, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम अपडेट देते रहेंगे। इसके बाद यू हैव टू इंश्योर द कैटेगरी सर्टिफिकेट और अप टू द डेट, वेदर इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मेट और द आपका डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोर्स या कॉलेज को जो है बहुत ही ध्यान से अपनी प्रेफरेंस शीट बनाना, अगेन किसी भी कोर्स के लिए प्रेफरेंस शीट चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप डाल देना कमेंट सेक्शन में कि मैं बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे करके, ठीक है। ऑलवेज पे द फी टू होल्ड अ सीट, बिना फी पेमेंट करे आप अपनी सीट होल्ड नहीं कर सकते। आप सोचेंगे एडमिशन सीट अलॉट हो गई भैया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, मेरा एडमिशन हो गया, मैं फिजिकली जाकर एडमिशन फी पे करूंगा, नहीं, एडमिशन फी पेमेंट फिजिकली नहीं होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो वहां पर आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ होने के बाद ऑनलाइन ही फी पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपका एडमिशन जो है सिक्योर हो पाएगा। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सीयूटी क्रैश कोर्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, हमारे पोर्टल पर अवेलेबल है, आप चाहो तो 6363286363 नंबर पर कॉल करके एनरोल भी कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि पहले एनरोल ही कर लो भाई, पहले आप डेमो क्लास अटेंड कर लो, मॉक टेस्ट अटेंड कर लो, देख लो कैसी क्वालिटी है, तभी एनरोल करना, ठीक है। यहाँ पर 200+ आवर्स की लाइव क्लासेस होगी, 110 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, 8 मेंटरशिप सेशन होंगे, 4 काउंसलिंग सेशन होंगे, और बुक्स जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप एनरोल करते हो आपके घर पर भिजवाई जाएंगी उस सब्जेक्ट की बुक्स। और ये बोर्ड एग्जाम की डिलीवरी से, अब तो खैर बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो जिस भी बोर्ड एग्जाम के लिए आपका अलाइनमेंट है, जैसे अभी अपकमिंग ज्योग्राफी का है, अपकमिंग अब तो बीएसटी का होगा, बिजनेस स्टडीज का होगा, तो बिजनेस स्टडीज की मैराथन बिजनेस स्टडी की सैंपल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, है ना। और ये डेडिकेटेड सीयूटी का फॉर्म फिलिंग का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आप चाहो तो www.toprankers.com पर जाकर सीयूटी वाले सेक्शन में जाकर बैच की डिटेल्स भी चेक कर सकते हो, और नीचे जो दिया गया डिस्क्रिप्शन है उस पर क्लिक करके देख भी सकते हो क्या डिटेल्स है। और आप AS26 दिस इज द चीट कोड, इसको अप्लाई करके भाई अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।